नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत अहम खबर के साथ। आज रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, सोनप्रयाग का सीएम करेंगे हवाई सर्वे और वहां कितना नुकसान पहुंचा है इसका जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाकायदा वहां पर संबंधित अधिकारियों से समीक्षा के दौरान डिटेलिंग ली जाएगी। हवाई सर्वे करते हुए खुद स्थिति का आंकलन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहां पर किसानों को, उनकी फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है, कहां पर किस तरह की विकट परिस्थितियां इस समय बनी हुई है, राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है। सोनप्रयाग का सीएम हवाई सर्वे करते हुए संबंधित अधिकारियों से इस बारे में सारी डिटेलिंग लेंगे, सारी जानकारी लेंगे, नुकसान का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज इस तरह से उनका ये रुद्रप्रयाग का दौरा। सीएम धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर सोनप्रयाग भी हवाई सर्वे करेंगे और वहां पर संबंधित अधिकारियों से कितना नुकसान पहुंचा है, नुकसान की भरपाई कैसे की जा रही है, लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जा रही है, इसको लेकर उनसे बात करेंगे। इस समीक्षा बैठक में सारी डिटेलिंग ली जाएगी और उसके आधार पर किसानों को, वहां आम जनता को कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है, उनके नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, इसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का रुद्रप्रयाग का दौरा रहेगा। इस दौरे के दौरान वो वहां पर किस हद तक नुकसान पहुंचा है भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है, किसानों को, उनकी फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है, इस बारे में जानकारी लेंगे। इस समीक्षा बैठक के दौरान इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बाकायदा सोनप्रयाग का हवाई सर्वे के जरिए खुद आंकलन करते नजर आएंगे। वहां पर कितनी विकट परिस्थितियां बनी हुई है, किस इलाके में किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, राहत और बचाव कार्य यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर जो चलाया जा रहा है वो कहां तक पहुंचा है, उसमें क्या कुछ कमी पेशी आ रही है, दिक्कतें पेश आ रही है, उसको लेकर समाधान कैसे निकाला जा सकता है, आम लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जा सकती है, जो लोग फंसे हुए हैं उन तक कैसे पहुंचा जा रहा है, उन तक खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे पहुंचाई जा रही है, ताकि कम से कम जब तक उन्हें रेस्क्यू किया जाए तब तक वो भूखे प्यासे ना रहें। इसको लेकर बाकायदा संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये समीक्षा बैठक आज रहने वाली है। तो लगातार नजरें बनी हुई है, निगरानी लगातार खुद कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। परिस्थितियां वहां पर और ज़्यादा गंभीर ना होने पाए, और अगर कहीं है तो उसके लिए क्या सलूशन निकाला जा रहा है, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, इसको लेकर बाकायदा वो एक्टिव मोड में हैं, खुद ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, खुद वहां पर जाकर संबंधित अधिकारियों से सारी जानकारी ले रहे हैं, ताकि जाहिर तौर पर देखिए जब सूबे का मुखिया खुद आपके बीच पहुंचे तो पूरा का पूरा जो महकमा होता है वो अलर्ट मोड पर आ जाता है, तुरंत सतर्क हो जाता है, और ऐसा ही कुछ रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में युवा धर्म संसद का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, योग गुरु बाबा रामदेव और श्री राम मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय भी शामिल होते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए इसी कार्यक्रम के दौरान की आपके सामने। शुभारंभ करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाबा रामदेव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब इस युवा धर्म संसद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सेवायुग संस्थानम की तरफ से राष्ट्रीय संगोष्ठी में 24 राज्यों से शिक्षार्थी पहुंचे। शिक्षक, शिक्षाविद, मनीषी, संत, सामाजिक चिंतक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वहां पर गए। बता दें आपको, युवा धर्म संसद 2 दिनों तक चलेगी और इसके 4 सेशन होने वाले हैं। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा धर्म संसद युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा युवा पीढ़ी ही देश को मजबूती प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भारतीय विचार को युवाओं के लिए स्पष्ट करने का इस धर्म संसद का मकसद होना चाहिए और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम हमारे युवाओं को कनेक्ट कर सके, हम हमारे युवाओं को धर्म से जोड़ सके और इस तरह से
से युवा धर्म संसद कार्यक्रम का मकसद पूरा किया जा सके। युवा शक्ति के प्रश्नों के समाधान के लिए युवा धर्म संसद एक सशक्त माध्यम बताया गया। इसमें देश भर के प्रख्यात व्यक्तित्व युवाओं की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं धर्म को लेकर। और इस समय जो माहौल बना हुआ है युवाओं के इर्द गिर्द, जो एनवायरनमेंट रहता है, उसमें अगर उनके मन में कोई प्रश्न होता है तो उन प्रश्नों को सुना जाता है, उनके उत्तर दिए जाते हैं यहाँ पर विद्वानों की तरफ से, धर्मगुरुओं की तरफ से। और इस तरह से इस मकसद के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय में ये युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया, जो कि 2 दिनों तक चलेगा। इसका शुभारंभ, ये तस्वीरें इसी से जुड़ी आपके साथ। आप सभी प्रतिभावान युवाओं के आज के इस अवसर पर यह अपील करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, आप जो भी फील्ड चुनें, जहां भी आप कार्य करें, आप सदैव आपके मन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम है। आपके प्रत्येक कार्य से आपकी निजी प्रगति होने के साथ साथ ही देश के विकास में भी आपका योगदान अवश्य हो। आप देश के लिए भी कुछ करें। आप लोग अब अधिकांश हमारे युवा नौजवानों की ये ऐसी आयु है कि जिस पड़ाव में है वो आपके कैरियर के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब लोग इस समय में जो भी ठान लेंगे, जो भी आप संकल्प कर लेंगे, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं लाएंगे। और संकल्प में जब हम विकल्प ले आते हैं तो संकल्प वहीं पर समाप्त हो जाता है। रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है और सपने हमसे रूठ जाते हैं। तो निश्चित रूप से पूज्य स्वामी जी मंच पर हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से आज हजारों हजार युवाओं को आज योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर हजारों नौजवान युवाओं को रोजगार देने का काम हो। उत्तराखंड में इस साल भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड में कई जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश की वजह से अब तक काफी नुकसान पहुंच चुका है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से भारी बारिश के चलते हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले पुनर्निर्माण के कामों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो समीक्षा बैठक करने के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर संबंधित अधिकारियों के साथ इस बैठक में सारी जानकारी लेते हुए नजर आए। कहां पर किस जिले में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, जिलाधिकारियों को उसी तरह से वहां की परिस्थितियों के मुताबिक इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। राहत और बचाव कार्य तेज करने की बात कही गई है। साथ ही साथ भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से, जलभराव की वजह से जहां पर जितना भी नुकसान पहुंचा है वहां पर पुनर्निर्माण के कार्यों पर भी फोकस करने की बात सीएम धामी की तरफ से अधिकारियों को कही गई है। उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब है। राज्य के पहाड़ी जिलों में आज भी जमकर बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी का रेड अलर्ट बाकायदा जारी किया हुआ है। वहीं केदारनाथ में आज सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। यहां की चोटियों पर बर्फ देखने को मिली। रुक रुक कर बारिश भी चल रही है। भारी बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से पूरे धाम में ठंड बढ़ने लगी। आइए देखते हैं राज्य के मौसम पर ताजा तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए।
चंपावत में बारिश जारी है। यहाँ लोहा घाट और घाट के बीच नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत बड़े एरिया में लैंडस्लाइड होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद हो गया। फिलहाल सड़क खोलने के लिए प्रशासन और एनएच की टीम लगी हुई है। बारिश होने के चलते सड़क खोलने में परेशानियां हो रही। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश का हाल बेहाल है। इसी को देखते हुए नैनीताल में आज सभी आंगनबाड़ी और स्कूल बंद रहेंगे। मौसम के रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए राज्य के 5 जिलों में आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आज देहरादून, चमोली, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बादल फटने जैसी घटनाओं की भी चेतावनी जारी की है। दरअसल इस समय उत्तर मध्य भारत में बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन मॉनसून के सिस्टम के साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के साथ ही तेज हवाओं के चलने की भी भविष्यवाणी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। एक तरफ तो ग्रामीण इलाकों में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा, तो वहीं शहरी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूरे जिले में 5 स्टेट मार्ग सहित 39 ऐसे रास्ते जो कि पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। इस वजह से वहां पर लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके अलावा गौला, नंधौर, कोसी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भी चिंता को और ज्यादा बढ़ाता हुआ। गौला नदी में तो बाकायदा 45,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है। प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ही सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रखा है। वहीं उत्तराखंड डेंगू का डंक लगातार गहराता जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक डेंगू के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। देहरादून में डेंगू के 3 मरीज दून अस्पताल में भर्ती है। जिला सर्विलांस अधिकारी के मुताबिक जिले में अब तक 7 मरीज पॉजिटिव निकले। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू नाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में डेंगू की बढ़ती संभावनाओं के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी जिलों के सीएमओ को डेंगू नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।
वहीं हरिद्वार के रुड़की का माधोपुर वसीम मौत प्रकरण इन दिनों चर्चाओं में है। अब ये मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। बता दें आपको, भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने वसीम की मौत मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ वो खड़े हुए नजर आए, सांत्वना देते नजर आए। चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार भी उपस्थित नजर आए। तो खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ यहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और इस तरह से ये वसीम मौत मामला, रुड़की का ये मामला अब तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक रंग ले रहा है। भीम आर्मी प्रमुख परिवार से मिलने के लिए उनके साथ सांत्वना देते हुए अपने आप को खड़ा दिखाया और न्याय की उनकी मांग के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हुए नजर आए चंद्रशेखर आजाद। और अब खबर पौड़ी से, जहां आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि मानचित्रों को लेकर जो भी समस्या पेश आ रही है, नियमों के तहत उनका समाधान होना चाहिए। इसके साथ ही कहा गया कि जो लोग बिना भवन मानचित्र पास किए ही निर्माण करवा रहे हैं, वो भी नियम के मुताबिक कार्रवाई उसके ऊपर अमल में लाई जानी चाहिए। आज मैंने जो जिला विकास स्तरीय विकास प्राधिकरण होता है उसकी बोर्ड की मीटिंग आहूत की थी और उसकी 15 डेज बिफोर उसकी नोटिसेस जारी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक हुई थी। मुख्य रूप से ये बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हुई है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने दिनों से बैठक हुई क्यों नहीं थी, कई साल हो गए थे। पहले इस मीटिंग में देखा गया कि जो लास्ट बैठक थी उसमें कंप्लायंसेस की भी स्थिति ये है कि कई मामलों में केवल एक औपचारिकता जैसी की गई कि शासन को पत्र भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं किया गया, तो उसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार के बोर्ड में कुल मिलाकर 15 एजेंडे थे और सभी पर विस्तृत विचार विमर्श कर लिया गया है। मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो हैं लोगों के जो भवन के नक्शे नहीं पास हो पा रहे। उसका रीजन ये है कि जो लैंड यूज है वो डिफरेंट। हरिद्वार में श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई और रेल चौकी प्रभारी रहे एसआई वीरेंद्र नेगी पर गाज गिरी। मंगलौर में भी लूट के मामले में चौकी प्रभारी और 2 चेतक कर्मियों को लाइन हाजिर करने के साथ ही कोतवाल से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसएसपी परमेंद्र दोभाल ने कहा कि कर्तव्यों में लापरवाही पाए जाने पर किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर गाज गिरेगी। एसएसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में इस समय हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार जिले के कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश का कुछ दिन पहले ही कोतवाली मंगलौर के लिब्बरेडी लूट मामले में नाम सामने आया था, उसमें उसकी संलिप्तता बताई गई थी। पुलिस घटना की पूरी जांच पड़ताल में इस समय जुटी हुई है। उस फरार बदमाश को पकड़ने की उसे तलाशने की कोशिशें जारी हैं। उधर देहरादून मसूरी मार्ग पर मैगी पॉइंट्स के पास एक बड़ा हादसा हो गया। नोएडा से मसूरी घूमने पहुंचे पर्यटकों का वाहन वहां पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस हादसे में 2 पर्यटकों की जान चली गई है, जबकि 4 अन्य कार सवार घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, इस वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की जान चली गई है और बाकी 4 घायल हैं। मसूरी के फेमस मैगी पॉइंट के पास ये हादसा हुआ है, जब ये कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मैं फायर अफसर मसूरी। ये है 5-पौने 6 की लगभग की घटना है, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आनंद फानन में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी के भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे।
और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर दिया गया। काफी नीचे गई है गाड़ी, काफी दिक्कत हाँ आई है। हाँ, दिक्कत तो आई है। तो इसमें हमने फायर सर्विस से हमने SDRF को बुलाया, स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर साहब सभी हम यहाँ पे आए हैं और इसमें मदद से सभी को हमने सकुशल निकाल के। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद जिले भर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। पुलिस अब गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए ASP जितेंद्र मेहरा ने कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई, रात्रि गश्त में भी इजाफा किया गया है। इसके अलावा जिले के सभी चेक पोस्टों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके, संदिग्ध लोगों को रोका जा सके, संदिग्ध वाहनों को रोका जा सके। सभी संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हमारे सीसा पे चेक वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज़्यादा हो रही है ताकि लोगों को विश्वास रहे। और हमारे SHO, बीट कांस्टेबल्स और हम खुद जाते हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अलग ये काफ़ी व्यापक लेवल पे चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों को सत्यापित किया जा रहा है। इसके अलावा हम काफ़ी चालान कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के भी, और जो शराब पी के आते हैं उन सबका बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, अलग अलग तरीके के हम चालान कर रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक तरह से जागरूकता। वहीं देहरादून के घंटाघर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस की जांच में यह पता चला है कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी ही नहीं हुआ था, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। SSP अजय सिंह के मुताबिक मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई थी, ये सब कुछ फर्जी पाया गया, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े हुए तार काटे गए थे। कहा जा रहा है कि इस घटना में मुकदमा मंगलवार रात दर्ज हुआ था और घंटाघर पर घड़ी और फव्वारे कई दिनों से बंद पड़े थे, जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया। पूरा मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया था। कई दिन पहले इस मामले में नगर निगम ने मंगलवार को शहर कोतवाली में चोरी का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद SSP अजय सिंह ने थाना चौकी इंचार्ज हर्ष अरोड़ा को वायरलेस सेट पर आदेश जारी करते हुए तुरंत लाइन हाजिर कर दिया था। इसके साथ ही इस प्रकरण की जांच CO सिटी नीरज सेमवाल को सौंप दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को नगर आयुक्त के साथ घंटाघर का निरीक्षण किया। इस दौरान यह बात सामने आई कि मौके पर पावर और अन्य सप्लाई से जुड़ी हुई वायर काटी गई थी। ये वायर भी मौके पर सुरक्षित ही मिली, यानी कि चोरी का कोई मामला था ही नहीं, जैसा कि मुकदमा दर्ज करवाया गया था। हमको धारा चौकी पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटाघर पर जो सुई है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके कुछ सामान ऐसा किया गया जिससे कि वहां पर घड़ी भी रुक गई है और उसकी संभावना, चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके आधार पर जो जांच प्रार्थना पत्र था वो रिसीव कर लिया गया था, क्योंकि मामला घंटाघर पे मेन सिटी के शहर के बीच का प्रकरण था और इसको देखते हुए आज जो है सुबह प्रातः नगर निगम के टीम, पुलिस की टीम और FSL टीम को बुलाया गया था और पूरा परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि वहां पर घंटाघर में जाने के 4 इसमें दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाजा जो डबल लॉक है जिसमें पहले बाहर चैनल लगा हुआ है, उसके अंदर भी एक दरवाजा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है और दोनों चैनल गेट और दरवाजा इंटैक्ट पाए गए। साथ ही साथ जो 3 अन्य परमानेंट क्लोज दरवाजे थे वो भी बंद पाए गए। पूरी फोरेंसिक जांच और समस्त संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण पर पाया गया कि चलिए उत्तराखंड की बात में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।